Hello everyone, my name is Pankaj Eriwar, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering. Today I will going to deliver a video lecture on thermodynamics. This is topic of subject Basic Mechanical Engineering BTech second sem. First हम जानेंगे कि thermodynamics बेसिकली क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है. So thermodynamics is the branch of engineering science in which we deals with transfer of heat and energy with system and surrounding. थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम जहाँ कहीं भी ये नोटिस करते हैं कि हीट का या एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है. सपोज़ करें ये हमारा रूम है, इस रूम में हम अगर एक एसी लगा दें या एक हीटर लगा दें. अगर इस कमरे में हॉल में हम एक एसी लगा देंगे तो जो टेम्परेचर अभी बना हुआ है टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा. मतलब इस कमरे से कुछ हीट रिजेक्ट होके बाहर चली गई, सराउंडिंग में चली गई. सेम उसी प्रकार से अगर इस कमरे में हम एक हीटर लगा देंगे तो इस कमरे का तापमान धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा. इसका मतलब ये है कि बाहर की सराउंडिंग से हीट आके एक्स्ट्रा हीट इस कमरे में ऐड हो गई. दिस इज़ कॉल्ड हीट एडिशन. हीट एडिशन हो या हीट रिजेक्शन हो, कहीं पर भी हम देखेंगे वो स्टडी कहलाती है हमारी थर्मोडायनेमिक्स. अब थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी में दो पार्ट इम्पॉर्टेंट हैं, पहला सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग. सो व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग. कोई भी एरिया या कोई भी स्पेस, ऐसा स्पेस या ऐसा एरिया जहाँ पर हमें थर्मोडायनेमिक की प्रक्रिया देखने को मिलती है वो कहलाता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम. जैसे हमने बात करी इस कमरे की, या हम देखते हैं कि कहीं पर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, या हम देखते हैं किसी भी इंजन में, ऑटोमोबाइल इंजन में जब एयर फ्यूल मिक्सचर का रेशियो आता है, कंबंशन प्रोसेस होती है और वो ऑटोमोबाइल गाड़ी रन करने लगती है तो वहाँ पर एक प्रक्रिया होती है जो कहलाती है थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया, क्योंकि वहाँ पर हीट बढ़ रही होती है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा होता है. उसी प्रकार से जैसे हमने जाना कि सिस्टम, तो जहाँ पर भी थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया हो रही होती है वो सिस्टम कहलाता है. उस पूरे सिस्टम को छोड़कर जितना भी बाहर का एरिया है वो सराउंडिंग कहलाता है. जहाँ पर थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया हो रही है वो कहलाएगा सिस्टम, उसके बाहर जितना भी चीज़ है सब कराएगा सराउंडिंग. और जो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है वो कहलाती है बाउंड्री लाइन. सो इसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम. जैसा हमने जाना कि सिस्टम ऐसी प्लेस है या ऐसा एरिया है जहाँ पर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही होती है. अब सिस्टम होते हैं बेसिकली तीन प्रकार के, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम. फर्स्ट है हमारा क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, ये इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि इसमें हीट और वर्क बाउंड्री के बाहर ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन जो भी उसका मास रहेगा या जो भी क्वांटिटी रहेगी, जो सब्सटेंस रहेगा, उस सिस्टम के बाहर उस मास का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है. हम एक मायने में ये कहें, सो क्लोज सिस्टम इज सिस्टम वेयर देयर विल बी नो मास ट्रांसफ़र, ओनली हीट ट्रांसफ़र और वर्क ट्रांसफ़र पॉसिबल होता है. वो सिस्टम कहलाते हैं हमारे क्लोज सिस्टम. सेकेंड, ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम में हम हीट का, वर्क का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एज वेल एज यहाँ पर मास का ट्रांसफ़र भी होता है. जो भी सब्सटेंस रहेगा, जो भी सब्सटेंस है वो बाउंड्री के बाहर उसका ट्रांसफ़र हो सकता है. इसलिए ये एक प्रकार से फ्लो प्रोसेस भी कही जाती है. ओपन सिस्टम इज़ कॉल्ड एज फ्लो सिस्टम और क्लोज सिस्टम को हम नॉन फ्लो सिस्टम कहते हैं. उसके बाद तीसरा सिस्टम आता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि ना जहाँ पर मास का ट्रांसफ़र होगा, ना सब्सटेंस का ट्रांसफ़र पॉसिबल है बाउंड्रीज के बाद, ना ही हीट या वर्क का ट्रांसफ़र पॉसिबल हो पाता है. एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जाता है कि जिससे जहाँ पर पॉसिबल ही ना हो पाए हीट का ट्रांसफ़र हो, ना ही टेम्परेचर उस सिस्टम से कम हो पाता है, ना टेम्परेचर बढ़ पाता है. जितना टेम्परेचर है पूरी प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट बना रहता है. ये प्रोसेस कहलाती है या ऐसे सिस्टम कहलाते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. आगे हम बात करें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो भी क्वांटिटी
स्टेट को डिफाइन करें, ऐसी क्वांटिटी जो किसी भी सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन करती हैं वो कहलाती हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। हम लोग बेसिकली जितनी भी चीज़ों को पढ़ते हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ये सभी कहलाती हैं क्वांटिटीज़ प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। इनको हम क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट्स में, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मास पर डिपेंड नहीं करती हैं, मास पर या क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अलग अलग सिस्टम, बहुत सारे अलग अलग हम सिस्टम की बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार सिस्टम, एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, ये तीसरा सिस्टम है। अगर ये 3 अलग अलग सिस्टम है और एक हम इंटायर सिस्टम को ले लें, हम जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं वो अगर उनमें इसको जो भी वैल्यू है, जी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू, ये प्रॉपर्टी सिस्टम 1 की प्रॉपर्टी, सिस्टम 2 की प्रॉपर्टी और सिस्टम 3 की प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी की वैल्यू को सम करेंगे और इंटायर वैल्यू को सम करेंगे तो इनका सम कभी भी इक्वल नहीं आता है। जैसे टेम्परेचर है, ये एक रूम है, इसके बगल वाला रूम है, उसके बगल वाला रूम है, 3 रूम है। इस रूम का टेम्परेचर सपोज करें 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, बगल वाले रूम का 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगले रूम का 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम 30 को ऐड कर दें तो टोटल 90 हो जाएगा, जो कि इक्वल नहीं है, क्योंकि हम तीनों कमरे को भी ले लेंगे, तीनों कमरे का भी टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री के आसपास ही जाएगा। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं वो क्वांटिटी या मास बढ़ने के साथ साथ उनकी संख्या में चेंज नहीं होता है। अगर हम इस टेम्परेचर, हम बात करें टेम्परेचर की बात करें, प्रेशर की बात करें, डेंसिटी की बात करें या टाइम की बात करें, तो जैसे इस कमरे में कोई 50 kg का कोई वेट या मास रखा हुआ है तो टेम्परेचर कुछ है, हम वेट को बढ़ा देंगे तो भी टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं होता। मतलब मास बढ़ने से इन प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं होते हैं, मास पर ही डिपेंड नहीं करती। मास को आप कितना बढ़ा लीजिए, घटा लीजिए, इन प्रॉपर्टीज़ पे फर्क नहीं पड़ता है। इसके जस्ट अपोजिट होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिनकी वैल्यू मास या क्वांटिटी के चेंज होने के साथ साथ चेंज हो जाती हैं, मास डिपेंडेंट कहलाती हैं। जैसे हम बात करें वॉल्यूम की, एनर्जी की, एंथैल्पी की, तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये हैं हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के। इस कमरे में अगर हम 100 किलोग्राम का कोई क्वांटिटी रखें तो वो सपोज करेंगे उसका कुछ वॉल्यूम होगा, हम मास बढ़ा देंगे 200 किलोग्राम तो वो वॉल्यूम ज़्यादा घिरने लगेगा उसका, और वो मतलब मास बढ़ा देंगे, धीरे धीरे जितना हम मास बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए ये कहलाती है मास डिपेंडेंट, ये मास से इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम थर्मोडायनेमिक लॉ। थर्मोडायनेमिक लॉ 4 टाइप्स के होते हैं। थर्मोडायनेमिक लॉ, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट है जिसमें 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लॉ क्या कहता है कि कोई भी 2 बॉडीज़ हैं, अगर कोई भी 2 बॉडी किसी थर्ड बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, कोई भी सपोज करें एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी और एक बॉडी सी, कोई भी 2 बॉडी ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है अगर सी के साथ, तो ऑटोमेटिकली ये तीनों बॉडी आपस में एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगी। बॉडी ए थर्मल इक्विलिब्रियम में बॉडी बी के साथ और बॉडी बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में बॉडी सी के साथ, तो बॉडी ए और बॉडी सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे और तीनों ही बॉडी आपस में एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि थोड़े थोड़े समय के बाद हम उनके बॉडी ए, बी और सी को नोटिस करें तो उनमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो लगभग समान बना हुआ रहता है। थोड़े थोड़े समय इंटरवल में हम देखेंगे तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी ए और बी के बीच में था उसी प्रकार से बॉडी बी और सी के बीच में नजर आएगा, उसी प्रकार से बॉडी ए और सी के बीच में नजर आएगा। 0th लॉ की इस थर्मोडायनेमिक की स्टडी के बाद हमको एक प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज होता है। जैसे कि हमने जाना कि पूरा थर्मल इक्विलिब्रियम को डिनोट कर रहा है, टेम्परेचर डिनोट कर रहा है, तो टेम्परेचर प्रॉपर्टी हमको पता चलती है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की स्टडी के बाद। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये कहना है कि किसी भी इंजन को जितना हम इनपुट देंगे, जितना हम हीट प्रोड्यूस करेंगे, वो उतने अमाउंट में हमको वो वर्क प्रोड्यूस करके दे देता है। हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। जितना डेफिनेट अमाउंट का हम मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं उतनी अमाउंट की अगर हम लोग हीट दें तो वो हमको
प्रोड्यूस किया जा सकता है। टोटल साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ टोटल हीट इक्वल टू टोटल वर्क, मतलब टोटल हीट कन्वर्ट हो जाता है टोटल वर्क में। जितना इनपुट हम देंगे किसी भी मशीन को, किसी भी इंजन को, वो वर्क में उसको कन्वर्ट कर देता है। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है, क्योंकि इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी मशीन की, इंजन की जो इनपुट और आउटपुट की वैल्यूज बराबर हो जाएगी। अगर हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो एफिशिएंसी में अगर आउटपुट और इनपुट इक्वल हो जाएगा तो किसी भी मशीन की या इंजन की एफिशिएंसी हो जाती है 100%, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसी कोई भी प्रैक्टिकली किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा मशीन नहीं बनाई गई है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। बट फर्स्ट लॉ ने ये कहा कि टोटल अमाउंट ऑफ जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट कर देता है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग तो किसी मशीन की एफिशिएंसी 100% हो जाती है। बट दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। उसके बाद जो ये लॉ है ये बिल्कुल सेम टू सेम एक लॉ को के इक्विवेलेंट माना जाता है जो कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, मतलब जो हमारे सराउंडिंग में एनर्जी है ना ही कहीं से क्रिएट होती है ना ही कहीं डिस्ट्रॉय हो रही है, बस एनर्जी का वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में ट्रांसफ़र होता जाता है। जैसे आज के समय में जो हाइड्रल प्लांट हैं जो पानी का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, उसमें जो वाटर के अंदर स्टैटिक एनर्जी रहती है, उसके बाद वाटर जब हम लोग ऊपर से वाटर स्ट्राइक करता है तो डायनेमिक एनर्जी आती है। तो उस वाटर में हाइड्रल एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वाटर में प्रेजेंट होने वाली पोटेंशियल एनर्जी, देन उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद जब वो टरबाइंस में रोटेट करता है तो वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और मैकेनिकल एनर्जी के बाद फाइनली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सराउंडिंग में जो अवेलेबल एनर्जी थी उस एनर्जी का यूज करके ही हमने एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया। ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ का यही कहना था कि टोटल जो हीट इनपुट है वर्क में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट माना जाता है। इसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की बात करें तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ने ये क्लियर किया कि देयर विल बी अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क विच आर कन्वर्ट फ्रॉम हीट, मतलब हीट से टोटल अमाउंट ऑफ हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। जितना हम हीट प्रोड्यूस करेंगे उससे कुछ ना कुछ लिमिटेड फॉर्म में ही वो वर्क को कन्वर्ट करके देता है। जैसे अगर हम लोग किसी भी चीज़ इनपुट को हीट देते हैं तो हमको कुछ वर्क आउटपुट मिलता है और कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट रिजेक्ट हो जाती है सराउंडिंग में। टोटल अमाउंट ऑफ हीट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है। मान लो हम लोग 100 जूल की इनपुट देते हैं, अगर हमको 90 जूल का आउटपुट मिलता है तो 10 जूल की हीट सराउंडिंग में रिजेक्ट हो जाती है। ये स्टेटमेंट दिया गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक और स्टेटमेंट दिया, इसने हीट के डायरेक्शन के बारे में बताया कि हीट का डायरेक्शन लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर होगा या हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्लियर हुआ कि जो हीट का टेम्परेचर ऑलवेज होगा लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के बीच हीट का फ्लो होता है, ना कि लोअर से हायर का। अगर हमको लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट फ्लो कराना है तो हमको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सेकंड लॉ ने ये क्लियर किया कि किसी भी हीट को, किसी भी इंजन में जो हीट दी जाती है वो टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। सो ऑलवेज जो आउटपुट रहता है वो इनपुट से कम होगा, इसलिए मशीन की एफिशिएंसी 100% पॉसिबल नहीं है, 100% से कम ही होती है किसी भी मशीन की या इंजन की एफिशिएंसी। सेकंड लॉ पे बेस्ड दो स्टेटमेंट है, एक है क्लासियस का स्टेटमेंट, दूसरा है प्लांक का स्टेटमेंट। क्लासियस का स्टेटमेंट ये कहता है कि देयर विल बी इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एनी मशीन और इंजन इन साइक्लिक प्रोसेस जो कि लोअर बॉडी के टेम्परेचर को ट्रांसफ़र कर दे हायर बॉडी के टेम्परेचर में। मतलब ऐसा पॉसिबल कहीं है ही नहीं कि सिंपली टेम्परेचर है लोअर से हायर में ट्रांसफ़र हो जाए विदाउट एक्स्ट्रा एनर्जी दिए हुए। अगर हमको लोअर से हायर हीट का एनर्जी का ट्रांसफ़र कराना है, हीट का फ्लो कराना है, तो हमको एक्स्ट्रा अमाउंट में एक्स्ट्रा एनर्जी देनी ही पड़ेगी, तब जाके लोअर से हाई टेम्परेचर में हीट का फ्लो कराया जा सकता है। उसी प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट है प्लांक का। प्लांक के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग
कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कोई भी मशीन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता जिसका होल एंड सोल पर्पस टोटल अमाउंट ऑफ हीट को कन्वर्ट करना है वर्क में। इनके अकॉर्डिंग कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। किसी भी मशीन की या इंजन की एफिशिएंसी 100% पॉसिबल नहीं होती है। इसके अकॉर्डिंग जो हीट एनर्जी का डिग्रेडेशन होता जाता है, मतलब इनपुट में ज़्यादा थी तो आउटपुट फोर्स कम हो गई, कुछ ना कुछ एनर्जी सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो गई, जो कि कहलाती है हीट रिजेक्शन। हमने जो हीट सप्लाई की वो हीट सप्लाई, उससे हमको कुछ आउटपुट वर्क मिलेगा, वो नेट आउटपुट वर्क, और कुछ अमाउंट की जो हीट सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो गई उसे हम कहते हैं हीट रिजेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट लॉ है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ये कहना है कि कोई भी अगर परफेक्ट क्रिस्टल है, किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी ज़ीरो होती है। कब? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन पर। जब 0 केल्विन पर किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल की जो एंट्रोपी होगी वो ज़ीरो होगी। जो एंट्रोपी प्रॉपर्टी है वो हमको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की स्टडी के बाद ही पता चलती है। अब हम बात करें किस प्रकार के लॉ से हमको कौन कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। जैसे जीरो लॉ से हमें पता चलता है टेम्परेचर के बारे में। फर्स्ट लॉ से हमको नॉलेज मिलता है एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी, और सेकंड लॉ से हमें जानकारी मिलती है एंट्रोपी की। टेम्परेचर जीरो लॉ थर्मोडायनामिक्स से, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी फर्स्ट लॉ से, और एंट्रोपी प्रॉपर्टी की नॉलेज मिलती है हमको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। एंट्रोपी होता क्या है? बेसिकली एंट्रोपी इज द यूनिट ऑफ रैंडमनेस। किसी भी सिस्टम के अंदर रैंडमनेस को मेजरमेंट करने की यूनिट एंट्रोपी कहलाती है। एंट्रोपी को हम लोग ऐसे नोट करते हैं इक्वल टू चेंज इन हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर। हीट की यूनिट जूल, टेम्परेचर की केल्विन, तो एंट्रोपी की ऐसा यूनिट बनती है जूल पर केल्विन। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, तो रैंडमनेस सबसे ज़्यादा गैसों में पाई जाती है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। तो हम कहें तो एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी गैस में, उसके बाद होगी लिक्विड में, उसके बाद होगी सॉलिड में। क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो गैस के कंपेयर में थोड़े पास पास होते हैं, और सॉलिड के जो इंटरनल मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से होते हैं, इसलिए उनमें अव्यवस्था या रैंडमनेस काफ़ी कम पाई जाती है, इसलिए एंट्रोपी सबसे कम होती है। तो ये हो गए थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉ, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग थर्मोडायनेमिक के वेरियस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और उसके वेरियस डेरिवेशन, हीट और वर्क ट्रांसफ़र की कैलकुलेशन करेंगे। ओके, थैंक यू।